हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को साइंस जर्नल में प्रकाशित एडिटोरियल लेख कोविड-19 के दौरान स्कूलों को फिर से खोलना विषय पर बताना चाहूंगा। आप सभी ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। कोरोना वायरस रोग शिक्षा को समाप्त कर रहा है। महामारी के दौरान स्कूलों के खुलने से स्कूलों में टीचर से सीखने और हेल्थ रिस्क में संतुलन की जरूरत पर ध्यान देना होगा। योजनाएं हर राज्यों में अलग अलग होती हैं। अमेरिका में स्कूल पहले ही फिर से खुल गए हैं या फिर खुलने की योजना है। गंभीर कोरोना वायरस बीमारी की वजह यह बताती है कि स्कूल कैसे फिर से खुलने चाहिए। हालांकि स्कूली बच्चे जिनकी उम्र 3 से 18 वर्ष होती है वह कोरोना वायरस को विकसित कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं होते या थोड़े बहुत बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में संक्रमण के लिए युवा कम संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन संभवतः समान दरों से वह संक्रमण को फैला सकते हैं। यह देखा गया है कि बच्चों और किशोरों में कोरोना वायरस संक्रमण अन्य आयु समूहों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण यह है कि प्रतिबंधों में ढील दी गई है। संक्रमण को समुदायों से स्कूलों में लाया गया है, लेकिन स्कूलों के भीतर प्रसारण कम हुआ है, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति प्रसारण के जोखिम को कम करने के लिए कठोर उपायों को लागू किया गया है। कई स्कूल में बढ़े हुए प्रकोप, कम्युनिटी ट्रांसमिशन, अपर्याप्त सामाजिक दूरी, खराब वेंटिलेशन और मास्किंग की कमी से जुड़े हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों में ट्रांसमिशन रुकावट उपायों को लागू करने वाले स्कूलों को लगता है कि स्थानीय समुदायों के बीच वायरस के प्रसार में उल्लेखनीय योगदान नहीं हुआ है। स्कूल क्या कर सकते हैं? अब तक फिर से स्कूल खोलने के लिए 3 प्रमुख सबूत जो रुकावट की रणनीतियों की ओर इशारा करते हैं। स्कूलों में संक्रमण के आयात को कम करके कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। पहली प्रस्तुति पर दैनिक लक्षण स्क्रीनिंग में कोरोना वायरस वाले व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। उन्हें लाक्षणिक परीक्षण कराना चाहिए। हालांकि संक्रमण साइलेंट हो सकता है। लगभग 15 से 50% बच्चों और 10% से 30% वयस्कों में या तो लक्षण दिखाई नहीं देंगे या उनकी इम्यून सिस्टम संक्रमण से लड़ती रहती है, या लक्षण शुरू होने से 1 से 3 दिन पहले संक्रमण हो जाता है। वर्तमान डायग्नोस्टिक परीक्षण साइलेंट संक्रमण को मजबूती से पहचान नहीं सकते हैं और स्कूली परीक्षण आधारित निगरानी प्रणाली को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रक्रिया पर्याप्त रूप से तेज और सस्ती नहीं है। इस प्रकार स्कूलों में किए जा रहे संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण स्थानीय समुदायों में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इन पर्सन सीखने को प्रतिबंधित करना है। व्यापक परीक्षण वाले देशों ने कठोर सुरक्षा उपायों के साथ स्कूलों को खोलना शुरू कर दिया। जब लंबे समय तक 7 दिनों के भीतर 30 से 50 नए संक्रमण प्रति 1 लाख निवासियों पर देखे गए, बुनियादी रुकावटों के उपाय यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, कॉरिडोर में पहने जाने वाले फेस मास्क, लेकिन क्लासरूम में नहीं, हैंड हाइजीन, वेंटिलेशन और न्यूनतम लक्षणों वाले घर में रहना के साथ इन पर्सन स्कूलिंग प्रदान करने वाले देशों में आम तौर पर शून्य कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। यदि संक्रमण को स्कूल में लाया जाता है तो आगे ट्रांसमिशन की संभावना कम से कम होनी चाहिए। यह कोरोना वायरस से युक्त तरल कणों से फैलता है जो सांस लेने, बोलने, चिल्लाने, गाने, खांसने और छींकने से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक दूरी, सतह कीटाणु शोधन, वेंटिलेशन और हाथ की स्वच्छता कोरोना वायरस के बड़ी बूंदों की तेजी से सेटल होने में मदद करती है, क्योंकि एयरसोल के रूप में फैलने वाले छोटे तरल कण हवा में रहते हैं। यह न केवल किसी अन्य व्यक्ति से दूरी ही है जो ट्रांसमिशन
के जोखिम को निर्धारित करता है, बल्कि जोखिम की अवधि भी है। कमरे में लोगों को सीमित करना, गायन जैसी गतिविधियों से बचना और वेंटिलेशन में सुधार करना ट्रांसमिशन नियंत्रण में महत्वपूर्ण है। मास्क सांस लेने और छोड़ने को सीमित करके बूंदों और एरोसोल को फैलने से रोकता है। आउटडोर्स में एयरबोर्न वायरस फैलने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ऐसे खेल जहां अत्यधिक सांस लेने की जरूरत होती है, इससे बचने की जरूरत है। स्कूलों में बड़े प्रकोप को कम से कम व्यक्तियों की संख्या द्वारा माध्यमिक ट्रांसमिशन को सीमित करके कम किया जा सकता है। एक दूसरे से अपेक्षाकृत अलग थलग रहने वाले लोग ही व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क को कम कर सकते हैं, और यदि आउटब्रेक होते हैं तो संपर्क ट्रेसिंग की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पूरे स्कूल को बंद न करके सिम्टम्स सर्विलांस और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग द्वारा अर्ली डिटेक्शन के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाकर संक्रमित व्यक्तियों और उनसे प्रभावित सहकर्मियों को क्वारंटाइन जैसे उपायों से सीमित किया जा सकता है। इन 3 प्रयासों से स्कूलों में रिस्क को रोकने के लिए एक लेयर्ड दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है, जहां आंशिक प्रभावशीलता वाले उपायों से बच्चों, शिक्षकों, कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों को कोरोना वायरस से बीमार होने की संभावना को कम कर सकते हैं। समुदाय में अगर संक्रमण की दर कम होगी तो रिस्क रुकावटों के लिए उपायों की आवश्यकता भी कम होगी। यदि समुदाय अन्य सामाजिक समारोह में कोरोना वायरस फैलने से रोकने में प्राथमिकता देते हैं तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं। दृष्टिकोण 3 केंद्रीय उद्देश्यों पर केंद्रित है। पहला है शुरुआती संक्रमण की संभावना को कम करना, जिसमें फैमिली लाइफ, स्टूडेंट टीचर हेल्थ, स्कूल ऑपरेशन शामिल है। दूसरा है ट्रांसमिशन की संभावना को कम करना, उसमें पर्सनल प्रोटेक्शन, टीचिंग और स्कूल ऑपरेशन शामिल है। तीसरा है संभावित आउटब्रेक, उसमें स्कूल ऑपरेशन और स्टूडेंट टीचर हेल्थ शामिल है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।